अच्छा इकबाल साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लिखा गया है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है, ये तो वो है जो लेजिस्लेटेड डिस्क्रिमिनेशन है। अनलेजिस्लेटेड तो इससे बहुत ज्यादा है। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं बन सकता, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, कोई भी इंपॉर्टेंट जो ओहदा है, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ नहीं बन सकता, कोई गवर्नर भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई नॉन मुस्लिम बना है। तो ये हमारे यहाँ जो है, क्या हमें अपने आप का कोई मुहासबा करने की, कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, इंडिया को लेक्चर देते हैं कि तुम अपने अकलियतों के हकूक ठीक करो, क्या हमें भी कोई अपनी जरूरत है बेहतरी की या नहीं? एब्सोल्युटली मैं आपसे मुतफिक हूँ, लेकिन शकील साहब देखिए फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। 47 से लेकर 73 तक ये क्लॉजेज नहीं थी। ये जो आप फरमा रहे हैं ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में आई है और ये लोगों ने मुंतखब लोगों के फैसले से आई है, जो कि मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, ना ही हमारी सोसाइटी प्रैक्टिकली इसको एंडोर्स करती है। रहा ये कि ऋषि के पास माशाल्लाह बड़ी मालूमात है। और भाई यहाँ पर भी जो हिंदू हमारे हैं, मैं खुद सैकड़ों मंदिर, बल्कि हमारे जो मंदिरों को जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, मैं नॉर्थ ईस्ट को दिया जा रहा है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। यकीनन इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने की कोशिश की गई थी एक सियासी जमात की तरफ से, कुछ लोगों को ये इतराज था कि स्टेट लेवल पे मंदिर नहीं बनाए जाते, प्राइवेट तौर पर आप बनाएं। इंडिया में कुछ स्टेट लेवल पे मस्जिद नहीं बनाई, प्राइवेट तौर पर मसाजिद बनाई गई हैं। खैर नहीं हो, ये लंबी बहस, दूसरी तरफ हम ना चले जाए। मैं शकील साहब आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ बज़ाहिर तो हम इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। मुस्लिम अक्सरियती मुस्लिम मुल्क का मुताबिक ये है कि कायदे आजम ने, देख लीजिए कैबिनेट मिशन प्लान जो आपका असल मौजू था, आपको इंटरिम गवर्नमेंट में 5 मिनिस्ट्रीज मिली और एक हिंदू को दे दी और वो मुसलमानों को मिलनी थी। और लॉर्ड वेबल चाहता था कि मैं नामजद करूं 5 नाम। जिन्ना ने कहा नहीं, ये जिन्ना नामजद करेगा। जिन्ना ने 4 मुसलमानों को मिनिस्ट्रीज दी और 5वीं जो थी वो एक हिंदू को दे दी। जबकि कांग्रेस ने पहले मौलाना आजाद को बनाया, नामजद किया, मिनिस्टर किया, इसलिए कि वो मुस्लिम लीग मानी नहीं थी इंटरिम गवर्नमेंट में आने के लिए, कि जो अरेंजमेंट उन्हें दी गई थी बाद बदल ली गई थी। तो जब वेबल ने कांग्रेस को हिंदुओं की मिनिस्ट्री लहदा दी और मुसलमानों को मुसलमानों की दी, तो उन्होंने, कांग्रेस ने कोई मुसलमान नहीं लेकर आए, कोई क्रिश्चियन नहीं आया, कोई सिख नहीं आया। सिख आया तो अपने कोटे पे आया है। तो जब आपने खुद भी कोटे मान लिए, तो आपने जो कंपोजिशन और स्ट्रेंथ को मानकर इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए, तो फिर आपके कहाँ गए असूल व ज़वाबित, कहाँ गई प्रिंसिपल, जो आपकी पॉलिटिक्स है वो किधर गई? हाँ, जिना की भी कंट्राडिक्शन कि आप बात करते हो मुसलमानों की और आप दे देते हो एक हिंदू को। वो जिना देख रहे थे आइंदा आने वाले पाकिस्तान में अरेंजमेंट, उनका नक्शा इस्लाम का वो प्लूरलिज्म के तहत था, वो इस्लाम का नक्शा फंडामेंटलिज्म के तहत नहीं था। अच्छा इकबाल साहब, इसमें 2-3 चीजें मैं अर्ज करना चाहता हूं। आपने कहा कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इन चीजों की। सर, सोसाइटी में अगर एक्सेप्टेंस ना होती ना, तो 1973 के आईन में भुट्टो जैसा एक लिबरल आदमी, जिसको लिबरल ही कहा जाएगा ना, कुछ लोग तो कहते हैं सेकुलर आदमी था वो, उसने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया? वो कोई मौलवी तो नहीं था ना। और उसके बाद सर अब 73 से कितना जमाना गुजर गया है। अगर पाकिस्तानी मुआशरे में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती तो ये 2-4 साल में, 5 साल में अमेंडमेंट हो जाती और ये चीज खत्म हो जाती। और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी ये था कि प्रेसिडेंट के लिए मुसलमान होना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर की पख जो है ये बाद में लगाई। तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप, वी आर ग्रेजुअली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स मोर एंड मोर। अब देखिए डॉक्टर सलाम के साथ हमने क्या सलूक किया, पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है और हमारे यहां गालियां दी जाती हैं उसको। और आतिफ मियां, जिनको इमरान खान बड़ा एडमायर करते थे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, अपनी एडवाइजरी कमेटी में उसको रखा। मौलवियों ने शोर किया तो पीछे हट गया उस वक्त जब पूरी एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी। तो सर, मुआशरे में कहां है टॉलरेंस?
यानी इतना प्राइम मिनिस्टर, इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर जिसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी है, वो अपने आगे उस पर खड़ा ना रह सका। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ऋषि, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी, वही कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हुई थी जिनकी तरफ आपने भी ध्यान जो है दिलवाया कि 56 और 62 दोनों के कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट, तो इंटरिम गवर्नमेंट में बता दूं, मौलाना आजाद के बाद आसिफ अली जो है वो बने थे मिनिस्टर, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें जॉन मथाई थे, बलदेव सिंह जो सिख थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उसमें जो है अबुल कलाम आजाद थे, तो उसमें हर सारे रिलीजन्स के औरतें और सभी मजहब के लोग थे। और उन्होंने बात की जोगिंदर नाथ मंडल की, तो 1947 के दिसंबर में मोहम्मद अली जिन्ना से एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने पूछा कि अब तो पाकिस्तान बन गया है, तो अब हमें मुस्लिम लीग के दरवाजे खोल देने चाहिए जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो जिन्ना रिफ्यूज्ड, और जिन्ना ने कहा कि लोग अभी इसके लिए राजी नहीं होंगे, इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो अभी हम मुस्लिम लीग के दरवाजे नहीं खोल सकते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो एक ऐसी पार्टी, एक जो साफ साफ कम्युनल पार्टी है जिसको नॉन मुस्लिम्स ज्वाइन कर ही नहीं सकते हैं, वो जो है सेक्युलरिज्म की और टॉलरेंस की बात करे तो ये तो एक हिपोक्रेसी हुई, और क्या। जी इकबाल साहब, क्या क्या कहेंगे? मैं, जाहिर है ऋषि साहब चूंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करते हैं, मैं इनका जवाब क्या दे पाऊंगा। असल में जो मैं ऋषि साहब बता रहा हूँ, दोबारा पढ़ लीजिए कैबिनेट मिशन प्लान को। दो हिस्से हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो हिस्सा है वो इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से है। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही थी तो मुस्लिम लीग, जो नेहरू ने कह दिया कि जी हम नहीं मानते कैबिनेट मिशन प्लान को, हम तो अपनी मर्जी से आइन को बदलेंगे, तो फिर जाने कैबिनेट मिशन प्लान को, शकील साहब जो आपका पहला सवाल था, तब रिजेक्ट किया उसने। उन्हें कहा जी हम भी नहीं मानते, भाड़ में गया फिर आपका, हम देख लेते हैं कि कैसे आप फिर चलाते हैं। तब वेबल को लगा कि सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, और फिर ब्रिटिश को भी सीरियस कंसर्न हुआ। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को भी इंटरिम गवर्नमेंट में उनकी शराइत पर लेकर आए, अगरचे अरेंजमेंट दूसरी थी। इस दौरान जो इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू को बनाकर दे दी गई थी, उनमें आजाद भी था, उनमें आसिफ साहब भी मौजूद थे। जब सिर्फ उनको कोटा दिया गया, हिंदुओं वाला कोटा दिया गया, हाई कास्ट हिंदुओं का कोटा दिया गया और स्केड्यूल कास्ट हिंदुओं का कोटा दिया गया, तो उसमें मुसलमान कोई नहीं था। जो आपने कहा ना, वो जो सिख जो डाला बाद में भी शुरू में, वो सिखों के कोटे पे आया था, पढ़ लीजिएगा दोबारा। हाँ, जो मुसलमानों को 5 का कोटा मिला, उसमें ये जो जोगिंदर नाथ मंडल को लेकर आए, वो अपेरेंटली वो कंट्राडिक्शन दिखाई देता है जिना का, लेकिन मैंने कहा वो फ्यूचर पाकिस्तान को देख रहे थे कि हम माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक करेंगे। ये यकीनन शकील साहब, ये मैं इस पे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। रहा ये कि आप भी जानते हैं कि अगर इमरान खान जैसा मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ हिज टाइम और विद द बैकिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो सबड्यूट कर गया, सरेंडर कर गया, तो आप वो उनको जानते हैं जो राइटिस्ट पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी को वोट आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 3% से ज्यादा कभी नहीं मिले। मैं उस एंगल से जवाब दे रहा हूं आपको कि उस एंगल के तहत अवाम में, अवामी तौर पर हमारे यहाँ कभी किसी से नफरत नहीं की जाती है। वो तो नफरत आपको पता है हमारे यहाँ मसलिक के लिहाज से भी चल रही है, वो हर जगह है। वो तो आप अमेरिका में बैठे, इंग्लैंड में बैठे, तब भी आपको चंद घटिया लोग दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती है। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था। पाकिस्तान अगर बनता है, जो आपसे मेरी पहले भी कई दफा डिबेट हुई है, आप खुद फरमाते होते हैं अगर यूनाइटेड बंगाल और पंजाब होता तो पाकिस्तान में आज माइनॉरिटीज ऑलमोस्ट 30% होती, और 30% का मतलब यह था बड़ी पोटेंशियल माइनॉरिटी होती। और अगर वो माइनॉरिटी होती, और यही जिना चाहते थे कि आपके पास एक ऐसा इंडिया में भी एक पोटेंशियल माइनॉरिटी रह गई जो कि रह जानी थी, सबको दिखाई देता था। ये नहीं दिखाई दे रहा कि जी ये खूनी जंग शुरू हो जाएगी और हिजरत शुरू हो जाएगी, नफरत फैल जाएगी। ये ख्वाब जिन्ना ने नहीं देखा था, और ये शायद गांधी ने भी नहीं देखा था। तभी लास्ट मोमेंट में गांधी जी ने माउंटबेटन को जाकर कहा, यार ये जिन्ना साहब से कह दीजिए कि यार ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान को तकसीम ना करे और वजीर आजम बन जाए मुत्तहिदा हिंदुस्तान का। तो ये मतलब आज तो मौजूद थी दोनों लीडर की, कहीं खाना जंगी ना हो। अच्छा इकबाल साहब, एक तो शिमला कॉन्फ्रेंस की जो बात है ना, उसमें तो जिन्ना साहब ने ये इंसिस्ट किया था कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसको कोई हक नहीं है नॉन हिंदूज को नॉमिनेट करने का।
मुसलमानों को ये नॉमिनेट करेगी, हम ऑब्जेक्शन करेंगे। यानी उनको मुसलमानों का मफाद नहीं अजीज था, उनको मुस्लिम लीग का मफाद अजीज था। वो ये नहीं चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आ जाएं, वो कहते थे मेरी मनापली है, मैं करूंगा। और सर ये बताइए कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की क्या जरूरत थी जिन्ना साहब को? जिन्ना साहब को हमें दिन रात ये बताया जाता है कि जिन्ना साहब ने कभी कोई ऐसा खिलाफ कानून काम नहीं किया। ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार एक्सीलेंस, और वो हमेशा कानून कायदे के मुताबिक चलते थे। फिर अचानक उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, और डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं से क्या गिला था उनको? अगर गवर्नमेंट से गिला था तो वो मुजाहिरा कर देते वायसराय ऑफिस के बाहर, गवर्नरों के दफ्तरों के बाहर। उन्होंने जो ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और उसका आप देखिए नतीजा क्या निकला। कलकत्ते में कितने भयानक फसादात हुए। और हमीदुल हक चौधरी जो पाकिस्तान के वजीर खारजा भी रहे, उन्होंने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि उसमें जो प्रॉब्लम था उसका आगाज मुसलमानों की तरफ से हुआ, फसादात में आगाज। ये अलग बात कि हिंदू भी तैयार थे उसके लिए। तो हमें इन चीजों का भी तो कुछ तनकीदी जायजा लेना चाहिए ना, कि क्या हमने क्या गलतियां की। जी ऋषि जी, इन्होंने आसिफ अली की बात की, तो आसिफ अली को हिंदू हाई कास्ट कोटे से कैसे नॉमिनेट किया जा सकता था? ये बात तो बिल्कुल ही प्रिपोस्टरस है। मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा था। ठीक है, वो इसीलिए तो पाकिस्तान बना ना, हाई और लो कास्ट के मामले में ही तो पाकिस्तान बना। आपने बात की नहीं, आपने बात की ना कि हिंदू हाई कास्ट। मैं आप कह रहे हैं कि जी चूंकि कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, तो फिर उन्हें मुसलमान को, जो कि ऑलरेडी मौलाना आजाद को रखा हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट में आपने, तो जब आपको कोटा ही मिल गया, 6 लोगों का कोटा मिल गया, तो फिर आपने मौलाना आजाद से कहा जनाब आप मुसलमान हैं, हम आपको नहीं ले सकते, हमने अपने हिंदुओं को लेना। और इवन जब ये कहा गया लॉर्ड वेबल ने कि जनाब ये जो टॉप लेवल की मिनिस्ट्रीज है, आप वो सरदार पटेल ने कहा मैं नहीं छोड़ता जी, नेहरू ने कहा मैं नहीं छोड़ता। ये आप जरा पढ़िए, मेरी किताब पढ़िए। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान बने थे, तो क्या वो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं है? फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ही तो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, वो बेचारा मतलब आप चाहते हैं कि सारी मिनिस्ट्रीज मुसलमानों को ही दे दी जाए, हिंदू जो है बस नहीं, बिल्कुल ना दे दी जाए। आप देते नहीं, आप तो कांग्रेस तो देना ही नहीं चाह रही थी भाई। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज, सारी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज मुसलमानों को क्यों दी जाए? हर मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पटेल जो थे वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटेल होम मिनिस्ट्री क्यों छोड़ दें? आप बताइए, पटेल हिंदू है इसीलिए वो होम मिनिस्ट्री छोड़ दें? क्यों ना छोड़े भाई? अगर आप कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, अगर आपने कहा था कि जी वो तो बिल्कुल हॉस्टाइल थे, ऐसे नहीं लग रहा था कोलिशन है, बल्कि वो एक कंट्राडिक्शन था, अरेंजमेंट कंट्राडिक्टरी अरेंजमेंट चल रही थी। छोड़िए, अगर आपने कंप्रोमाइज करना है तो फिर आपने गिव एंड टेक पे चलना होता है। एक लिमिट होती है, हिस्ट्री को वापस नहीं हम ला सकते, लेकिन ये गलतियां हुई हैं। शकील साहब आपने जो फिर बार बार करे, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ रिविजन नहीं किया जाता। हमारे हिस्टोरियन जो है वो बड़े ही केयरफुली लिखते हैं। हमारे यहाँ जो हमें दिखा कि हमारे से जो मिस्टेक हुई है वो हम समझते हैं, मानते हैं और उसको लिखते भी हैं, लेकिन शायद उस तरह प्रोजेक्ट नहीं होता जिस तरह के शायद होना चाहिए। जैसे आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, बड़े जाहिर है आप अपने ते यूज कीजिए, मैं अपने ते ही कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि हमारे जो जिना गांधी के हवाले से भी हमेशा हम तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं, हमारी क्लासेस में हम बोलते हैं। हमने कहा टेक्स्ट बुक में तो भाई उर्दू बाजार की किताबें हैं, अगर आपने उसका हवाला देना है तो फिर आप हिस्टोरियन से बात करने का फायदा नहीं है। फिर आप बीए गांव से कर लीजिए या किसी इंजीनियर को बुलाकर डिस्कशन कर लीजिए। तो आपने अगर प्योर हिस्टोरियन जो कि ट्रेड हिस्टोरियन है उनसे बात करनी है, तो फिर उसने अपनी जो स्टडी है उसके तहत एक अपनी परसेप्शन देनी है, ओपिनियन देनी है। अच्छा इकबाल साहब, आप इस बात को नहीं मानते कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाई जाती है? मैं ये समझता हूं कि उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि काबिल इतराज है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2013 या 14 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस थी प्लेटिनियम दिल्ली में, मैं वो अटेंड करने गया। वहां पर आपको पता है कि जो अलीगढ़ के जो प्रोफेसर थे इरफान हबीब साहब, उन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल की थी वहां पे, और उन दिनों बीजेपी इक्तदार में आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे टेक्स्ट बुक जो इंडिया की टेक्स्ट बुक है उसको चेंज कर रहे हैं।
जो हमारे जो शेयर्ड मेमोरीज है उसे बदलकर सिर्फ हिंदू मेमोरी में बदल रहे हैं। और आपको मैं अपनी आंखों देखा वाकया बता रहा हूँ कि जितनी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमें करना पड़ा, मैं तो यहाँ पर 5-7 लोगों का वक्त लेकर गया था, जिसमें मंगेश भी शामिल थे, मेरे अपने कुलीग शामिल थे। तो वहां पर भी ये चेंज आई है, चाहे हमें देखकर आई है या वहां से हमें आई है। हमें अवश्य जरूरत है। अब ये कि टेक्स्ट बुक अब सिकंदर साहब ने लिखी, एडिट की है, आप उसे पढ़िए, वो मच बेटर। फिर इसी तरह रजा काजमी साहब है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से छापी है, वो भी टेक्स्ट बुक के जुमरे में आती किताब, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। फिर आई.एच. कुरैशी ने और दानी साहब ने एडिट की थी ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। वो अगर किताबें पढ़ाई जाए तो फिर ये उर्दू बाजार वाली किताबें जो हैं, वो जो आपने पहले कहा एक जमात का नाम लेते हुए, उनका थिंक टैंक वो फिर डोमिनेट नहीं करेगा। तो मैं ये आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ऐसी बहुत सारा मटेरियल है जिन्हें हमें निकाल देना चाहिए ताकि बच्चों को फेयर एक ओपिनियन डेवलप करने का मौका मिले। अच्छा इकबाल साहब, इसमें मसला ये आता है ना कि जो हमारे यहाँ एक माहौल बनाया गया है इस तरह का, मसलन मुझे यहाँ मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग करवाई 2008 में। वहां पे लाहौर से खातून आई हुई थी, कहती मेरा बच्चा जो है उस वक्त शायद 4th-5th ग्रेड में था और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, और मुझसे पूछता है कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं। तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, अगर अच्छा लगता है तुम्हें तो दोस्ती कर लो। उसने कहा एक प्रॉब्लम है, सारी क्लास ने एका किया है कि चूंकि वो हिंदू है उससे कोई बच्चा बात नहीं करेगा, उससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। सर ये क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन कहां से बना? मेरे अपने उस्ताद थे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल लॉ के उस्ताद थे, डॉक्टर एजाज हुसैन, फ्रांस से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में पीएचडी की। उनके बच्चे से मैंने पूछा कि क्या करोगे बड़े होके, कहने लगा पायलट बनूंगा। तो मैंने कहा कि पायलट बन के क्या करोगे, कहता इंडिया पे बमबारी करूंगा। अब प्रोफेसर साहब इतने शर्मिंदा हुए, कहने लगे कि खुदा की कसम, पंजाबी में कहा उन्होंने, बहरहाल खुदा की कसम मैंने नहीं सिखाया, स्कूल से सीख के आता है। तो सर ये जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन हमने क्रिएट किया है, इस पे क्या हम कभी तनकीदी जायजा इसका लेंगे? क्या टू नेशन थ्योरी में इसकी जड़ें नहीं है कि टू नेशन थ्योरी के नाम पे जब हम नफरत लोगों को सिखाते हैं कि हिंदूज आर बैड गाइज, मुस्लिम्स आर गुड गाइज, और खुद पाकिस्तान के जो हैं वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स चौधरी खलीकुज़्ज़मान की आप किताब देखें, पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें उन्होंने लिखा कि टू नेशन थ्योरी से बैड ब्लड पैदा हुआ दोनों कम्युनिटीज के दरमियान। अब हम एक टू नेशन थ्योरी को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट, एक सेक्रेड कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ाते हैं, एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ाते हैं, तो क्या उससे मोहब्बत पैदा होती है या नफरत पैदा होती है? देखिए, मैं अगर पढ़ाता हूं तो 47 तक पढ़ाऊंगा, आज तक नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपने आज तक लाना है तो फिर ये क्रिकेट मैच में जो हुआ है, जिस तरह सोशल मीडिया में इंडियन और पाकिस्तान यूथ आपस में टकराई है, जिस तरह अगर पाकिस्तान जिन जिन मैचों में हरा, जिस तरह इंडिया में खुशी का इजहार किया गया, जो यूथ को दिखाई देता, मेरा बेटा भी ऑब्जर्व करता है इस चीजों को। अगर जो एक स्पोर्ट्स मैन का बच्चा है तो उसको पता है कि स्पोर्ट्स का पहलू अलग है, पॉलिटिक्स का अलग है। तो ये जो गंद सोशल मीडिया के जरिए फैलता है, उसको भी हमें काबू करना पड़ेगा। खाली पाकिस्तान में नहीं, तमाम ममालिक में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनमें भी निकालना पड़ेगा। और ये जो उन्होंने कहा कि एक आला जात के हिंदू के साथ मुसलमान को जोड़ दिया जाएगा, इस माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। इकबाल साहब, बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। हमारे तो वजीर कहते हैं पाकिस्तान जीत गया है, इस्लाम जीत गया है, आलम इस्लाम जीत गया है। ये क्या है? क्या वहां के किसी वजीर ने कहा कि इंडिया जीत गया है, हिंदुइज्म जीत गया है? हमारे तो सर वजीर कहते हैं ये। जी ऋषि जी, आप क्या कहते हैं? ऋषि या जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइक कैबिनेट मिशन प्लान पर ही डिस्कशन था, तो उसी पर हमें जो है फोकस रहना चाहिए। तो यही कहूंगा कि कैबिनेट मिशन प्लान किसी भी हालत में शुरू से ही वर्केबल नहीं था, जो कि नहीं चल सकता था, और वो नहीं चल पाया, और वो कभी भी इट वाज ऑलवेज अ नॉन स्टार्टर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कैबिनेट मिशन प्लान की। और वो इसके उतने वेग प्रोविजंस थे, और अगर वो होता, वजूद में आता, तो 10 साल बाद हो सकता है कि हम पूरा पंजाब और बंगाल खो देते, और फिर जो पाकिस्तान बनता तो उसकी दिल्ली तक बॉर्डर लगती। और दूसरी बात इन्होंने कही कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, मैं फिर वही कहूंगा कि क्या सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मुसलमानों को दे दी जाए, हिंदू कोई भी मिनिस्ट्री ना रखे साथ में। और उन्होंने बात कही कि चलिए अगर एक मिनट के लिए मान भी लें कि मुसलमानों से हुकूमत ली या मुगल एम्पायर से हुकूमत ली अंग्रेजों ने,
तो क्या फिर से मुगल एम्पायर वापस आना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, वन मैन वन वोट का जो सिस्टम है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर करना चाहिए पाकिस्तानी नेशनलिस्ट्स को, कि अगर मान अच्छा भी लिया जाए कि मुगल एम्पायर से ली गई, तो क्या मुगल एम्पायर वापस आए या सल्तनत कोई वापस आए, या वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट रहे? अच्छा ऋषि, ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से इन्होंने बात की, तो क्या इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो भी उस तरह से वो करते हैं रिलीजियस सिंबलिज्म का, कि जैसे मुसलमान खिलाड़ी जो हैं वो वहां पे फिर नमाज भी पढ़ते हैं और फिर वो बड़ा उसके वो करते हैं, स्टेडियम में सिजदा करते हैं? क्या कैसे लगता है आपको ये सारा कुछ? जी, आप देख ही लीजिए अभी जो है वर्ल्ड कप में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वकार यूनिस ने किस टाइप की स्टेटमेंट दी कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी, दैट वाज वेरी स्पेशल। और दानिश कनेरिया लगातार बोल ही रहे हैं कि उनको कितना ज्यादा मिसट्रीट किया जाता था। और यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं कि किस तरह से तबलीग इम्तिमाम उल हक और जो है बाकी सारे क्रिकेटर्स किया करते थे, और कॉलिंग अदर्स टू इस्लाम। सो क्रिकेट फील्ड या मतलब उस टाइप की चीजें, दे शुड बी यूज्ड ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्पस, नॉट फॉर एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल पर्पस। और इंडियन जी क्रिकेट टीम में इकबाल तो साहब। अजरुद्दीन करीब 10 साल तक कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, मोहम्मद अजरुद्दीन। और अभी भी जो दो मेन पेस बॉलर्स हैं इंडिया के, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, दे बोथ आर मुस्लिम्स। मैं देखिए बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ इसके साथ। मजहब जो है वो हर बंदे का जाती मामला है, वो ओपनली इजहार करता है या प्राइवेसी में करता है, ये मैं उस पर तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं, चूंकि क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक है, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है, मुझे पता है इंडियन क्रिकेटर्स को भी मैंने, जो थे क्रिश्चियन, वो ऐसे ऐसे करते हुए भी मैंने देखा है। और वो जो जो उसने विकेट ली थी भी पाकिस्तान के खिलाफ, उसने फूके मार के और विकेट भी ले ली, फिर वो बाद में जख्मी हो गया, बड़ा मेरा खुद हरदीक जो है उसने किया। तो ये उसका जाती मामला है, उसको हमें कोई इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कि अगर उसकी बुनियाद पर वो नफरत फैला रहा है तो वो गलत है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि फुटबॉल मैचेस में भी वो जब कोई, या रेसलिंग में भी मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनके जाती फेल है, ये मुल्क का उससे मामला नहीं। आपने कहा वजीर ने जो बयान दिया, तो मैं अगर दिया उसने, तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, ना ही वो हमारी कौम की नुमाइंदगी करता है और ना ही करनी चाहिए। और रहा ये यार, वन मैन वन वोट, अच्छी बात है, एडवांसमेंट हो रही है ना, एडवांसमेंट हो रही है, तो कोई अर्ज नहीं है। अगर वो एक अंपायर्स का जमाना था, अब जमहूरियत का जमाना आ गया है, तो जमहूरियत के जमाने में हमें जमहूरी सूलों पर चलना है। तो जब अब अगर हमें जमहूरी सूलों पर चलना है, तो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान की बात कर रहे हैं। आपने मेरे दिल की बात कह दी, वो कामयाब होना ही नहीं था, इसलिए नहीं होना था। एक पार्टी, दोनों पार्टियां मानने को तैयार ही नहीं थी, दोनों पार्टियों को ब्लैकमेल किया था, मैंने पहले लफ्ज बोला, एक्सप्लॉइट किया गया। कांग्रेस को ये कहा गया कि भाई हम इसको जिन्ना को पाकिस्तान दे रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये उन्होंने कहा फिर ऐसे करो कि 10 साल के लिए आप इंडियन यूनियन ले लो। उनकी सबसे बिगेस्ट प्राइड अंग्रेज की क्या थी? इंडियन यूनिटी, इंडियन को डिवाइड ना करना उनकी प्राइड थी। जिन्ना की सबसे बड़ी जो कामयाबी अनडिवाइडेड पंजाब और बंगाल लेना था। जिन्ना को ब्लैकमेल किया गया, आपको पंजाब भी नहीं देंगे, उस तरह ना बंगाल देंगे। और लूला लंगड़ा जो आप, गांधी ने भी ये कहा था, गांधी जिन्ना टॉक्स में भी ये कहा था, अगर आपको पाकिस्तान मिला तो गांधी के फलसफे को आगे लेके गए। बहरहाल, तो मैं ये समझता हूँ ये वर्कबल इसलिए नहीं था कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कभी भी लूज फेडरेशन नहीं चाहते थे, और जिन्ना जो थे कभी भी इंडियन यूनियन उस तरह नहीं चाहते थे। ये सारा कमाल जाता है लॉर्ड वेवल को, क्रिप्स को और मौलाना अबुल कलाम आजाद को, और फिर उस वक्त के लीडर्स। मैं समझता हूँ जिन्ना ने भी, जो आयशा जलाल कहती, कंप्रोमाइज किया, तो जिन्ना ने भी बेटर जो फ्यूचर के लिए उस वक्त सो कॉल्ड कंप्रोमाइज तो नहीं, उस वक्त ये बेहतर समझा कि बजाय इसके कि हम साइडलाइन हो जाए, अंग्रेज छोड़कर हिंदुओं को दे दे या कांग्रेस को दे दे, और कांग्रेस हमें जबरदस्ती जिस तरह वो कर रहे थे। देखिए ना, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले तो रेजोल्यूशन पास करवा रही पंजाब में पंजाब की तकसीम की, बंगाल में बंगाल की तकसीम की। आपको मुस्लिम लीग का जो स्ट्रेंथ था उसको तोड़ने लग गए, तो यकीनन मुस्लिम लीग भी वीकेंड फील करने लगी। तो मुस्लिम लीग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि वो 3 जून प्लान को मान लेती और लूला लंगड़ा पाकिस्तान ले लेती।
लेकिन जो आपके ऋषि जवाब में मैं ये कहूँगा कि बात मानो या ना मानो, हिंदू मुस्लिम सेपरेटिज्म उस वक्त इस नहज पर पहुंच गया था, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते थे। नहीं, I agree with that. और उनको सीधा आज भी करने के लिए हमें यकीनन शकीर साहब जिस तरह के काम कर रहे हैं कि हमें दोनों तरफ से सर्जरी करने की जरूरत है, दोनों तरफ से हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है, तो वो हमें करना चाहिए, हमें हकायत अच्छा बताने जी, इकबाल साहब, आपने ये जो कहा ना कि पाकिस्तान लूला लंगड़ा या ट्रंकेटेड मिला, तो सर ये टू नेशन थ्योरी की लॉजिक यही थी कि आप अगर हिंदुओं के तहत नहीं रहना चाहते तो आप हिंदुओं को क्यों अपने तहत रखना चाहते हैं? जिन्ना साहब ने यही तो कहा था, उन्होंने कहा जी कि पंजाब मुझे पूरा दे दो, बंगाल भी मुझे पूरा दे दो, क्योंकि एक पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है, एक बंगाली पहले बंगाली होता है, फिर हिंदू या मुसलमान होता है। तो उस पर माउंटबेटन ने कहा था सर आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइटेड रखने का, तो इसी तरह एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, फिर हिंदू या मुसलमान होता है। तो सर टू नेशन थ्योरी की लॉजिक के मुताबिक यही आपको पाकिस्तान मिलना था। आप नहीं रख सकते, हिंदुओं को अपने तहत नहीं रखना चाहते, कैसे रख सकते हैं लॉजिकली? और सर जिन्ना साहब ने यह भी कहा था कि हिंदू जो है ना, दे आर नॉट वर्दी ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर टू कास्ट रिडन। तो मुसलमानों के खून में जमहूरियत है। तो सर क्या किस हद तक सही था यह आर्गुमेंट? इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क हैं? 40-45 तो होंगे ना? कितने जो हैं वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं? पाकिस्तान क्या डेमोक्रेसी का रैंक है इस वक्त दुनिया में? देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन तो बेचारा 3 महीने 4 महीने रहा, और वो जो आया था वो बेसिकली हिंदुस्तान को यूनाइटेड रखने के लिए आया था, लेकिन घबरा गया सिविल वॉर देखते हुए, उसने फिर जो हुआ उसने सर्जरी कर डाली। उससे उसको तो भूल जाइए कि उसको समझ आई होगी टू नेशन थ्योरी क्या है या वन नेशन थ्योरी क्या है। उसको ये समझ आई है कि अंग्रेजों ने इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट को इकट्ठा किया है, दैट इज देयर बिगेस्ट प्राइड, और इसको हमने टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना। इसलिए उसको जो इंडियन वाला वर्ड था वो सूट करता था। फर्ज कीजिए जिस तरह आपने कहा, भाई गांधी जी का कौन सा फलसफा था कि जी टू नेशन थ्योरी के खिलाफ आपने कौन सा काउंटर आर्गुमेंट दिया था? आप कहते हो कि जी रिलीजन पे नहीं है कौमियतें बनती, तो फिर क्या एथनिक बुनियादों पर बनती हैं, लैंग्वेज पे बनती है, कल्चर पे बनती है? आप पंजाब में देख लीजिए आप कितने कल्चर है। छोड़िए, मैं इस बहस में फिर हम गलत रास्ते में पड़ जाएंगे। उस वक्त मैंने कहा स्टेट ऑफ माइंड ये थी, कांग्रेस पार्टी ये समझती कि इंडियन जो नेशनलिज्म का वर्ड बोलेंगे अंग्रेज उनको सपोर्ट करेगा। जिना ये समझता था मैं दो कौमी नजरिए का आर्गुमेंट दूंगा तो मैं पाकिस्तान बना पाऊंगा। तो ये अंग्रेज ने अपनी स्वाबदी देखी कि यार ये ना कांग्रेस मुझसे नाराज हो ना मुस्लिम लीग हमसे नाराज हो, क्योंकि मुस्लिम लीग में मुसलमानों में सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को बहुत कुर्बानियां दी थी, और मुसलमानों में जो आपने कहा वन मैन वन वोट, भाई 87% मुस्लिम लीग ने वोट लिए थे 45-46 के इलेक्शन में। तो वो वोटों से ही बना पाकिस्तान, कोई ताकत के बलबूते पे नहीं बना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पाकिस्तान बना। ये बनता या ना बनता उसका नक्शा क्या होता वो एक अलहदा बात। वहां रहा फिर कैबिनेट मिशन प्लान वाज द लास्ट चांस to keep India united. Had there been sincere efforts, like Rishi has really spoken well and given us wonderful perception, Hindu Congress, they were never sincere in keeping India united under that arrangement. अच्छा इकबाल साहब, आपने कहा कि टू नेशन थ्योरी अगर गलत है तो फिर नेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सर क्या रिलीजन जो है, डज रिलीजन डिफाइन नेशनहुड इन पाकिस्तान टुडे? या उस वक्त भी अगर नेशन करता था तो फिर कितनी नेशंस थी? बहुत सारे मजाहिब थे। सो एज मेनी नेशंस एज मेनी रिलीजन्स। सर मौलाना हुसैन अहमद मदनी का बड़ा मशहूर फिक्रा था उस वक्त, जिसपे पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता है उनका कि आजकल कौमें औतान से बनती हैं, यानी वतन से बनती हैं। इंडिया में कौन रहता है? इंडियन रहते हैं। पाकिस्तान में कौन रहता है? पाकिस्तानी रहते हैं। बांग्लादेश में कौन रहता है? बांग्लादेशी रहते हैं। तो यही वो बात है जो जस्टिस जावेद इकबाल ने अपने खत में अपने वालिद से पूछा कि सर आपने इतना क्रिटिसाइज किया मौलाना हुसैन अहमद मदनी को ये बात करने पे, क्या आज उनकी बात दुरुस्त नहीं है? तो ये जो है ना, हमें थोड़ा सा तनकीदी जायजा लेना पड़ेगा। ऋषि प्लीज कंक्लूड जल्दी से।
या कैबिनेट मिशन प्लान जहां तक है वो कोई सिंसियर एफर्ट नहीं था, वो एक डायबॉलिकल जो है एफर्ट था, जो कि जो इंडिया को जो है काफी छोटा रखता और पाकिस्तान को काफी बड़ा रखता। तो वो कोई सिंसियर एफर्ट नहीं था। और जो वीक सेंटर था उसकी तो बात काफी बाद में आती है, उसके पहले ग्रुपिंग्स की जो मसला था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और मैं एनडब्ल्यूएफपी भी बोलने उसके बारे में बोलना भूल गया कि एनडब्ल्यूएफपी जो था वहां तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वो क्यों रहेगा एक मुस्लिम ग्रुप में? दे वर नॉट रेडी टू बी इन अ मुस्लिम ग्रुप। और जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वोट से बना 87% वोट एंड दिस दैट, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वे आर नॉट रेडी फॉर वन मैन वन वोट सिस्टम, कि वो इंडिया में हिंदू के पास 70-75% वोट रहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं था मुस्लिम्स को। दैट्स व्हाई पाकिस्तान बना, इसका तो मतलब यही हुआ। सो या आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस। जी इकबाल साहब, एक तो यही बात है, डॉक्टर सफदर महमूद भी ये लिखा करते थे कि इंडिया के जो मुसलमान थे उस वक्त, यूपी सीपी के और महाराष्ट्र के और गुजरात के, उन्होंने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया पाकिस्तान की डिमांड को। तो आज अगर उनसे कोई कहता है कि भाई आपने ये फैसला किया, आपने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, पार्टीशन को सपोर्ट किया, तो यू हैव लॉस्ट योर मॉरल राइट टू लिव इन इंडिया, तो उनका क्या जवाब होता होगा, या उस वक्त होता था 40s में 50s में, अगर कोई उनसे ये कहता? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं ज़ाहिर है उनको मैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि 20 to 25% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, या मुस्लिम लीग के डिमांड फॉर पाकिस्तान के हक पे उन्होंने वोट नहीं दिया है। तो उसमें तो देखिए ना, ये पहला इलेक्शन है। ऋषि साहब जरा गौर से सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। जो कांग्रेस खिलाफ मुखालिफ हिंदू जमातें भी थी वो सारी जम हो गई कांग्रेस में। कांग्रेस को सपोर्ट उन्होंने किया है और कांग्रेस के फिलॉसफी को उन्होंने सपोर्ट किया है इन इलेक्शंस में। किसी के कोई ऐसी आइडेंटिटी मुझे दिखाई नहीं देती है। मुसलमान या मुस्लिम लीग की वो पार्टी थी जिसमें मुसलमान हुए। सर इकबाल साहब, यू आर नॉट हिंदू महासभा, हिंदू इकबाल महासभा साहब, जो थी वो तो मुखालिफ थी, वो तो कांग्रेस के बहुत बड़े मैं हो सकता हूँ मैं अपना आर्गुमेंट को दोबारा नजरसानी करता हूँ, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है मुस्लिम लीग को, या उनको ड्रॉबैक रह जाता है कि वो 46-47 में भी तमाम मुसलमानों के वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस भी तमाम हिंदुओं के वोट हासिल नहीं किए, कांग्रेस ने भी। कम्युनिस्ट पार्टीज थी उसमें, जस्टिस पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, कांग्रेस ने भी सारे हिंदुओं के वोट नहीं हासिल किए। तो लेकिन वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गए ना, वो तो बहुत कम वोटों में मिली है ना। तो वो भी काफी मार्जिनलाइज्ड हो गए जो नॉन मुस्लिम। लेट्स कंक्लूड इन अ पॉजिटिव नोट, ओके। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ माइंड जो आ रहा था हिंदुस्तान का, सेपरेटिज्म उस नहज पर पहुंच गई थी, सेपरेटिज्म या डिवीजन, कि आपको पाकिस्तान हैड बिकम इनएविटेबल, जो कि वीक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया। और उससे भी बदकिस्मती ये है कि आप दोनों पार्टियों ने कैबिनेट मिशन प्लान के पहले लॉन्ग टर्म प्लान को माना दोनों पार्टियों ने, और कांग्रेस ने शॉर्ट टर्म प्लान को रिजेक्ट किया। जिन्ना ने पहले एक्सेप्ट किया, फिर रिजेक्ट किया, फिर जो हमने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे वाला, डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ कलकत्ता में ही क्यों जंग होती है, कलकत्ता में ही हालात खराब क्यों होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हालात, और एक दिन के लिए था वो, फिर दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मैं समझता हूँ आज इसको समझने की जरूरत है कि जो मैस साइकी है, मॉब जो साइकी है, उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। उसमें आप जैसे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो लोगों को हेल्दी बातें बताएं, नफरत वाली, हम हिंदुओं के खिलाफ, वो मुसलमानों के खिलाफ, हम इंडिया के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ, इससे निकलकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा इकबाल साहब, एक तो बात यह है कि इंडियन मुस्लिम्स ने जो आज इंडिया में रह रहे हैं ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया पार्टीशन को, टू नेशन थ्योरी को। और मौलाना आजाद का अपना उनकी जो तकरीर है ना अक्टूबर की 47 की, लाल मस्जिद, उसमें दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहां जो की थी, वो देख लीजिए। उन्होंने सारा यही गिला किया कि मैंने उठना चाहा तुमने मेरी कमर तोड़ दी, मैंने लिखना चाहा तुमने मेरा कलम तोड़ दिया। तो वो बहुत एक छोटी सी माइनॉरिटी थी विच अपोज द पार्टीशन। और सर आपने ये कहा कि बंगाल ही में क्यों फसाद हुआ, बंगाल में इसलिए फसाद हुआ, वहां मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, वहां मुस्लिम लीग के मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और उन्होंने बाद में माना भी
कि ये मेरी गलती थी, मेरी जिम्मेदारी थी। जी ऋषि प्लीज। अब मुस्लिम लीग के जो एमएलएस थे वो तो हथियार बांट रहे थे वहां पे, इसका तक का जो है डिस्क्रिप्शन है कि वो तो वेपन्स बांट रहे थे दंगा करने के लिए। और जो उसके बाद वो एक दिन नहीं था, वो 3-4 दिन दंगे चले हैं। और उसके बाद फिर जो नवाखली में जो हुआ, जो लगातार वहां पर मुस्लिम लीग के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जो मतलब प्रोपेगेंडा किया और जो मतलब नफरत फैलाई, तो फिर जो नवाखली में राइट्स हुए, गांधी जी 4 महीने नवाखली में रहे, जो वहां के लोकल मुस्लिम लीडरशिप ने गांधी जी को अपोज किया नवाखली में, जो वो रास्ते पर जाते थे वहां पर वो कांटे और गोबर और सब गंदी चीजें जो है वो डाल देते थे। इवन जो ये तक एनेक्डोटल इसका आता है डिस्क्रिप्शन कि जो उनकी गोट थी बकरी, उसको तक को जो है मार के खा गए थे वहां के जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे। और उनको लगातार बोला जा रहा था कि आप छोड़ जाइए नवाखली, यू शुड लीव फ्रॉम हियर, और आपने बहुत जो है नुकसान पहुंचाया है इस्लाम को यहाँ पे। तो काफी ज्यादा जो है विशियस प्रोपेगेंडा हो रहा था। और ये बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ कि सेपरेटिज्म जो है वो सदियों पुराना था, वो कोई एक दिन या 1 साल या 10 साल की देन नहीं थी। वो औरंगजेब के टाइम से आप कह सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम जो है वो सेपरेटिज्म की बुनियाद पड़ गई थी। और एक तरह से कह सकते हैं औरंगजेब इज द रियल फादर ऑफ पाकिस्तान। दैट्स व्हाई शब्बीर अहमद उस्मानी ने मोहम्मद अली जिन्ना के फ्यूनरल पे औरंगजेब को जिन्ना को ग्रेटेस्ट जो है मुस्लिम कहा था आफ्टर औरंगजेब। तो ये काफी सदियों पुराना ही जो है ये डिवाइड है, ये कोई 1 साल या 5 साल का डिवाइड नहीं है। आखिर में एक छोटा सा मैं वाकया सुनाऊं। शोरश काश्मीरी एक लाहौर के जर्नलिस्ट थे, उनकी हुसैन शहीद सोहरवर्दी से बड़ी दोस्ती थी। उन्होंने किताब भी लिखी है सोहरवर्दी पे। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक दफा मुझे कहने लगे सोहरवर्दी कि मेरी 2 ख्वाहिशात हैं, 2 डिजायर्स हैं। तो मैंने कहा जी क्या पहली ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा जी पहली ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं। और उनका दूसरी ख्वाहिश क्या है? उनका दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि हमारे लोग इतने टॉलरेंट हो जाएं कि मैं एक जलसा आम में, एक पब्लिक रैली में अवाम को गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी सियासी मसलहतों यानी एक्सपीडियंसीज की वजह से अवाम से छुपा कर रखते हैं। तो मैंने कहा जी क्या आप गांधी की अजमत के कायल हो गए थे? उन्होंने कहा हाँ, मैं उस शख्स के सीने में एक ऋषि का दिल था। सो थैंक यू वेरी मच इकबाल चावला साहब, थैंक यू वेरी मच ऋषि जी। So you have been very generous with your time and ideas. Thank you शकील साहब, थैंक यू ऋषि, थैंक यू। सॉरी चावला साहब अगर कोई गलती नहीं, मैं भी माफी चाहूंगा। मैं भी, हमारा मकसद दोनों का, तीनों का, देखिए हमारा तीनों का मकसद इस डिस्कशन और डिबेट के जरिए कुर्बतें लाना है, दूरियां नहीं, ठीक है ना। मुझे अगर दुनिया में 200 ज्यादा ममालिक है, पाकिस्तान भी बन गया, बांग्लादेश भी बन गया, तो कोई हर्ज नहीं, हमें कोई हर्ज नहीं है, सब कोई हर्ज नहीं है, सब खुश रहें, सब तरक्की करें, सब अच्छे से रहें, कोई हर्ज नहीं है। आमीन, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।